नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का हमारा व्याख्यान में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। आज का व्याख्यान विषय है नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बात करेंगे हम इसकी प्रथम उसमें संवेदना पक्ष की और दूसरे उसमें शिल्प पक्ष की। तो बात करते हैं, शुरू कर दें। संवेदना पक्ष, बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की कविता। प्रकृति नागार्जुन के काव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा रही है। प्रगतिवादी मानसिकता के कारण उनकी यहाँ प्रकृति साधारण ग्राम्य रूप में आती है, अभिजात्य सौंदर्य के साथ नहीं। बच्चों, अभिजात्य शब्द कई बार है, मैं बता देता हूँ। उच्च कुल में जन्म लेने योग्य या उच्च कुल के योग्य, तो अभिजात्य सौंदर्य के साथ नहीं। जैसे पूस मास की धूप सुहावन, घिसे हुए पीतल सी पांडुर। प्रकृति का ऐसा ही रूप अकाल और उसके बाद कविता में भी दिखता है। जहाँ आपने सुना, पिछली वीडियो में सुना भी था, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यही कारण है कि बादल को घिरते देखा है कविता में नागार्जुन के प्रकृति चित्रण को लेकर हिंदी समीक्षा जगत में जबरदस्त विवाद पैदा हो गया और कुछ समीक्षकों ने इसे एक प्रतीकात्मक कविता माना और बादलों के गिरने को समाजवादी क्रांति के बादलों का घिरना बताते हुए सारी कविता पर प्रतीक योजना आरोपित कर दी। बाद में धीरे धीरे सहमति बनी कि यह कविता उस प्रकार से प्रतीकात्मक नहीं है। कई समीक्षकों ने इसमें प्रकृति के अभिजात्य रूप की उपस्थिति का दावा करते हुए नागार्जुन की प्रगतिवादी चेतना पर भी प्रश्न उठाए। सच यह है कि न तो यह कविता प्रतीकात्मक और न ही प्रगतिवादी मूल्यों से विचलन है। इस आधार पर कविता की अगर संवेदना पक्ष की बात करें तो हम निम्न बिंदुओं पर कर सकते हैं। प्रथम बिंदु की बात करें तो वो है आनुभविक यथार्थांकन। आनुभविक का अर्थ है अनुभव से प्राप्त होने वाला। नागार्जुन हिमालय का वर्णन ठीक वैसा कर रहे हैं जैसा उन्होंने उसे देखा है। वे यथार्थवाद के उस दुराग्रही रूप को नहीं स्वीकारते जो यथार्थ के नाम पर मात्र अंधेरा देखने का आदी है। उनका मानना है कि सुंदरता भी यथार्थ का हिस्सा है और उसे भी आम आदमी के जीवन से जोड़े जाने की जरूरत है, क्योंकि जीवन के लिए गेहूं ही पर्याप्त नहीं, गुलाब भी जरूरी है। हिमालय के सौंदर्य की बात करते हुए भी नागार्जुन ने इसमें कई काल्पनिक या मिथकीय तत्व शामिल नहीं होने दिया है। यह आंख से देखा हुआ, अनुभव किया हुआ सौंदर्य है। जैसे अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। सौंदर्य की आनुभविकता के प्रति नागार्जुन का आग्रह इतना ज्यादा है कि वे न केवल सहज सौंदर्य का अंकन करते हैं बल्कि उसके साथ जुड़ी कल्पनाओं व मिथकों का खंडन करने से भी नहीं चूकते। इस कविता की रचना 1939 में ईस्वी में हुई। इससे 3 वर्ष पूर्व प्रसाद ने कामायनी में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के निवास की मनोरम कल्पना की थी और कल्पनावादी मानसिकता को व्यक्त किया था। आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। 1936 ईस्वी में ही निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना की थी। उन्होंने भी महाकाश व कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती के निर्मलवास की स्थापना की थी। नागार्जुन छायावाद के इसी कल्पनावादी व रोमानी दृष्टिकोण का विरोध करना चाहते हैं और
इसी संदर्भ में उन्होंने विरोध करते हुए हिमालय से जुड़े हुए मिथक जैसे कुबेर, अलकापुरी, भागीरथी, कैलाश पर्वत ये यहाँ अप्रमाणिक सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के, व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा। यह कविता सौंदर्य की वस्तुनिष्ठ धारणा की स्थापना करती है। मार्क्सवाद मानता है कि सौंदर्य वस्तुनिष्ठ होता है, न कि आत्मनिष्ठ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस धारणा की विस्तृत व्याख्या की है। वह कविता भी सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ रूप में लेती है, आत्मनिष्ठता में नहीं। ध्यातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है में सौंदर्य को आत्मनिष्ठ माना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सौंदर्य में आत्मनिष्ठता व वस्तुनिष्ठता में कोई भेद नहीं होता। यह कविता बेहद वस्तुपरक कथनों के माध्यम से सौंदर्यांकन है। जैसे ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर रहे थे, स्वर्ण आभा, सोने की आभा जैसे। इस कविता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यहाँ सौंदर्य दृष्टि व जीवन दृष्टि एक आयामी न होकर बहुआयामी व समग्र है। कविता में नागार्जुन ने अपनी वह शैली बनाए रखी है जिसमें मनुष्य केंद्र में नहीं रहता बल्कि संपूर्ण परिस्थितिक तंत्र का एक अंश मात्र बन जाता है। कविता के पहले प्रसंग में हंसों की बात है, दूसरे में चकई के प्रसंग है, फिर कस्तूरी मृग की बर चर्चा है, फिर महामेघ व झंझानिल प्रसंग है, वह केवल अंत में किन्नर व किन्नरियों के रूप में मानव का जिक्र हुआ है। नागार्जुन की प्रकृति, दुख सुख, सौंदर्य कुरूपता अपने दोनों ही रूपों में मनुष्य के साथ निरंतर संबंध रहती है। इसका एक रूप अकाल व उसके बाद में भी दिखता है, तो दूसरा रूप बादल को घिरते देखा। कुल मिलाकर इस कविता का उद्देश्य न तो साधारण से आंखें चुराना है और न ही उदात्त की ओर झांकना है। यह कविता यह मानती ही नहीं है कि साधारण व उदात्त परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। कुछ प्रगतिवादियों के इसी दुराग्रह को निराला ने कुकुरमुता में तोड़ा था और नागार्जुन इस कविता में तोड़ रहे हैं। वे उदात्त कहे जाने वाले सौंदर्य को नकारना नहीं चाहते क्योंकि वह उच्च वर्ग की निजी मिल्कियत नहीं है। इसलिए उदात्त को साधारण बना देना, उसे प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करा देना, यही प्रगतिवादी दृष्टि से इस कविता का उद्देश्य महसूस होता है। ये था नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है का संवेदना पक्ष। शिल्प पक्ष की बात हम अगले ऑडियो में करेंगे।